चलिए सुनिए, आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उस समय में आपको पढ़ाया था मैं क्या, तो उस समय में आपको पढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर या हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और इसी में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में भी। चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन सारे चीजों में हम लोगों ने बात किया था क्या, कि जो इसका टोटल चार्ज होता है, ये टोटल चार्ज लाई करता है कहां पे, तो टोटल चार्ज इसका लाई करेगा इसके सरफेस पर। यह बात पिछले क्लास में पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है, कोई खोखला गोला है, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो टोटल चार्ज होगा ये कहां पे लाई करेगा, तो टोटल चार्ज लाई करेगा कहां पर, इसके सरफेस पर। अगर हम इस पर चार्ज डालेंगे, ये हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी भी रहता तो इसके बीच में हम चार्ज डाल तो देते, लेकिन चार्ज में रिपल्सन के कारण फिर वो चार्ज कहां आ जाता, सरफेस पर आ जाता। और इसके कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन में बात किए थे कि अगर मान लेते हैं कि इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है आपका कैपिटल आर और इस पर जो चार्ज है वो है कितना, प्लस क्यू, तो इसके कारण हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए थे तो 3 पॉइंट पर बात किए थे। पहला कि इससे आर डिस्टेंस पर हो पॉइंट पी और सरफेस के बाहर हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग बात किए थे किस चीज का, ई आउटसाइड का, और ई आउटसाइड के लिए मैं आपको बात करवाया था के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। इतना बात याद होगा। उसके बाद दूसरी बात हम लोग क्या किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पर बात किए थे। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये डिस्टेंस पॉइंट पी से स्मॉल आर रख रहा है तो सरफेस पर आने के लिए नजदीक आना पड़ेगा और धीरे धीरे आर का वैल्यू घटता जाएगा और घट करके सरफेस पर कितना हो जाएगा, रेडियस कैपिटल आर के बराबर। तो अगर सरफेस पर हम लोग इसी चीज का बात कर रहे थे तो ये होता था कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और इसी में अगर हम लोग ई इनसाइड का बात करते थे तो ई इनसाइड कितना लिखते थे, क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता था, इतना बात हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि ई आउटसाइड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ाया था, ई इनसाइड और ई एट द सरफेस का बात हम लोगों ने किया था। लास्ट पिछले दिन जो हम लोग बात किए थे वो बात किए थे किस चीज का, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात किए थे 2 चीजों को लेकर के। एक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तब, तो आपको मैं सीधा सीधा बात याद रखने के लिए क्या बोला था कि डेल्टा वी इक्वल टू आप याद रखिए कितना, ई डॉट आर। और इसमें मैं बोला था क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे आर लेकर के, तो इससे क्या होगा कि आपका चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से डिक्रीज करता है और चेंज कैसा आता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और चेंज इन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये बातें हम लोग तब किए थे जब कैसा था, तो ये चीज था किसके लिए, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था तब। और आपको पिछले दिन जो मैं बताया था वो क्या बताया था, डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक और कितना, ई डॉट कितना, डी आर। ये फॉर्मूला हमेशा ही वैलिड था, चाहे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। फॉर्मूला में पीछे माइनस भी लगता था, लेकिन मैं क्या बोला कि माइनस को इग्नोर करके चलो और
इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करेंगे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेंगे तो पोटेंशियल जो होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो कि इस कहानी का उपयोग करके पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमको पता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमको रिलेशन पता है। इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। या तो हॉलो चार्ज्ड स्फीयर रहेगा, हॉलो रहेगा मतलब अंदर से खाली रहेगा, चार्ज उस पर रहेगा, कोई भी चार्ज रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। और दूसरा बात ये ऐसा भी रह सकता है क्या, कि कंडक्टिंग सॉलिड रह सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। इस कहानी में मैं आपको बोला था क्या, कि अगर कोई भी चीज हॉलो है तो हॉलो है तो उसके पास केवल क्या है, सरफेस है, और जो भी चार्ज रहेगा वो कहां रहेगा, इसके आउटर सरफेस पर ही रहेगा, अंदर खाली है, मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज कहां से रहेगा। लेकिन अगर ये सॉलिड बॉडी है और कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी है इसका मतलब ये चार्ज के फ्लो को क्या करेगा, अलाउ करेगा। अंदर के पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण चार्ज को ये फ्लो करना अलाउ भी कर रहा है, तो ये सारा चार्ज किधर भागेगा, सरफेस के तरफ भागेगा। और कुछ समय के बाद ऐसा सीन हो जाएगा कि अंदर जितने भी चार्ज थे वो सारे चार्ज कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो चाहे हॉलो कंडक्टिंग बॉडी हो, नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो, चाहे सॉलिड बॉडी हो और कंडक्टिंग बॉडी हो, उस सारे बॉडी में जो टोटल चार्ज लाई करता है वो कहां पे, सरफेस पर। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी रहता, तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी रहता तो इसमें हम जहां पर चार्ज डाल देते, अब कितना भी रिपल्सन हो हम फ्लो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं होगा, तो जो चार्ज जहां है वो वहीं रह जाएगा, पूरे बॉडी पर चार्ज रहेगा। किसके लिए, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए। लेकिन अगर कंडक्टिंग बॉडी का बात करेंगे, ये है कैसा बॉडी, आपका कंडक्टिंग बॉडी, तो कंडक्टिंग बॉडी के लिए जो टोटल चार्ज रहेगा वो कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये सारी बातें आपको पीछे भी समझाई जा चुकी है और समझाई जा चुकी है। तो इस कहानी में चाहे आपका हॉलो चार्ज स्फीयर हो, चाहे आपका कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, इसमें सीधा सीधा बात ये लिखेंगे क्या, कि जो टोटल चार्ज होता है वो कहां पर लाई करता है, लाइज ऑन इट्स सरफेस पर। टोटल चार्ज जो है सो कहां पर लाई करता है, सरफेस पर। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग के पास कह रहा है क्या, कि एक स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल के बारे में आपको दो चीज दिया हुआ है। पहला चीज कि इस सेल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इस सेल पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस चार्ज का अमाउंट कितना है, तो इस चार्ज का अमाउंट कह रहा है क्या, कि प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, कि लेट एन स्फेरिकल सेल। आपके पास एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, और इस स्फेरिकल सेल का रेडियस जो है, हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, और कह रहा है क्या, एंड चार्ज प्लस क्यू जो है, चार्ज प्लस क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि एक स्फेरिकल चार्ज है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज कितना, प्लस क्यू। बात समझ में आ रहा है। आर रेडियस है कैपिटल आर का। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कह रहा है क्या, कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P which is
which is at r distance, small r distance from its center, कि इसके सेंटर से जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब ध्यान देना भाई कि ये पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पर है, हो सकता है कि सरफेस के बाहर रहे, हो सकता है कि सरफेस पर रहे, और हो सकता है कि सरफेस के अंदर रहे। आपको याद होगा कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे तो 3 केस में डील किए थे, आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, और आज इसी रिलेशन का और इस कहानी का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। इस पूरी कहानी से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में मैं बोला था क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से बहुत धीरे धीरे किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखना कि इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 केस लेकर के डील करना पड़ेगा। क्या कि अगर पॉइंट P क्या हो, सरफेस के बाहर हो, दूसरा केस क्या कि अगर पॉइंट P क्या हो, सरफेस पर हो, और तीसरा केस क्या कि अगर पॉइंट P क्या हो, सरफेस के अंदर हो, तब पूरी कहानी क्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब एक एक केस हम लोग डील करना शुरू करेंगे, और पहला केस लेना शुरू करेंगे, और पहला केस में हम लोग लेंगे केस 1 में, कि केस 1 में लेंगे क्या कि अगर पॉइंट P, इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस, कि अगर सरफेस के क्या हो, बाहर हो, अगर पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस होगा, तब कहानी कैसा होगा। तो देखो भाई अपने पास क्या सब है, अपने पास है क्या कि एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है। इस स्फेरिकल सेल के रेडियस के बारे में आपको कहा हुआ है कि इस स्फेरिकल सेल का जो आपका रेडियस है, वो रेडियस है कितना के बराबर में, कैपिटल R के बराबर में। और आपको यह भी बात कहा हुआ है क्या कि इस स्फेरिकल सेल पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोगों को एक पॉइंट P दिया हुआ है, जो पॉइंट P इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और कहां है, सरफेस के बाहर है। हमको इसी पॉइंट P पर क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको इसी पॉइंट P पर क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एट पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस जो होता है, आउटसाइड द सरफेस जो होता है, आउटसाइड द सरफेस, वो इक्वल टू कितना पड़े हुए हैं, KQ बाई कितना, R²। कितना बात पड़े हुए हैं कि अगर सेल है, स्फेरिकल सेल है, चार्ज है, तो इससे R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इक्वल टू कितना होगा, KQ बाई कितना, R²। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा देखना, अगर मेरे हिसाब से, तो अगर पॉइंट P का हम लोग बात करेंगे, तो पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये कैसा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है, मतलब हमको पॉइंट P पर आना है, कहां से, इनफाइनाइट से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर कहीं पर एक पॉइंट होगा, कैसा पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, और इस इनफाइनाइट पॉइंट से हमको चल करके आना होगा कहां पे, P पर। मतलब शुरू में हम कहां पर थे, इनफाइनाइट पे, और फाइनली हम कहां पर पहुंचे, P पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनफाइनाइट से P तक आने में ध्यान देना कि ये अगर हम यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखें प्लस Q0, तो ये प्लस Q0 को ये वाला चार्ज बॉडी क्या करेगा, रिपेल करके दूर भगाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर के आना है कहां तक, पॉइंट P पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पॉइंट P पर लाना है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको दूर भगा रहा है, और हमको इधर लाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा।
लगाना पड़ेगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको हमको यहां तक लाने में वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन भी निकालना है तो ध्यान देना है कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो इसमें देखो ध्यान से कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कि हम सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जानते हैं क्या, कि फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज का, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, डेल्टा भी इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक और E डॉट कितना dr। कैसा dr भाई, तो इनफाइनाइट से चलना है और धीरे धीरे आना है पॉइंट P तक। तो मान लो कि चीटी को चल के इनफाइनाइट से आना है पॉइंट P तक, तो चीटी एक कदम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बहुत छोटा डिस्टेंस। और इसी बहुत छोटे से डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए हैं, dr। अब जरा सा ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज और dr का डायरेक्शन कैसा है, इनफाइनाइट से इधर छोटा सा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भैया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसी चीज को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा भी लिखे हैं, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो भाई साहब मेरा मन ये कह रहा है क्या, कि थोड़ा देर के लिए इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है इसको Vp मान लिया जाए और इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल है इसको कितना मान लिया जाए, V इनफाइनाइट। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो Vp और माइनस V इंफिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे कि नहीं। फाइनल पॉइंट कौन सा है, P, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो P का पोटेंशियल कितना और माइनस इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना। तो डेल्टा V को क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ क्या, कि जो आप लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल को Vp माइनस कितना इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक और E डॉट dr को E dr cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। मेरे भाई जरा सा देखना कि अगर हम लोग Vp माइनस V इंफिनिटिव का बात करें, इंटीग्रेशन R1 से R2 का बात करें, अब ये बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर KQ/R² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर तुम लिखोगे KQ कितना R² dr के जगह dr और cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोई आपत्ति है क्या, इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि R1 का वैल्यू क्या होगा और R2 का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। cos 180 का वैल्यू कितना होगा, -1। तो इसको भैया Vp माइनस V इंफिनिटिव इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पीछे ला लेते हैं, ये -1 वाला KQ/R² और साथ में कितना dr। कोई आपत्ति है क्या। अब सवाल ये उठता है कि R1 क्या रखना है और R2 क्या रखना। तो हम कहां से कहां तक जाते हैं, यही चीज तो होता है कि R1 से R2 तक जाते थे तो R1 से R2 रखते थे। अब हम इस केस में देखना चाहते हैं कि हम शुरू में कहां पर थे और इनफाइनाइट से चलते 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 कितना डिस्टेंस पर आए, R डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम शुरू में कहां पर थे, इनफाइनाइट पर, और चलते 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 कहां पर पहुंचे, R डिस्टेंस पर, P पर पहुंचे जो कितना डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक लगेगा, इनफाइनाइट से लेकर के R तक का। मतलब R1 जहां हम शुरू में थे वो R1 कितना था, इन्फिनिटिव, और जहां हम फाइनली पहुंचे वो डिस्टेंस कितना था। इसका मतलब कि जो अपना लिमिट लगेगा वो लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक। बताओ कि K कांस्टेंट है कि नहीं, Q जो है वो चार्ज ऑन बॉडी है कि नहीं, दिया हुआ था पहले से। तो K और Q दोनों कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, K और Q दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कभी बताया था कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो भाई साहब सीधे सीधे ये बताइए कि Vp इक्वल टू माइनस K कांस्टेंट Q कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटिव से लेकर के R तक 1/R² dr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या। K और Q दोनों कांस्टेंट था, दोनों को क्या किए, बाहर कर दिए, बचा कितना 1/R² और कितना dr। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि इस 1/R² को अगर मैं लिखना चाहूं
तो Vp इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटिव से लेकर r तक, और 1/r² को r का पावर -2 लिख लूं तो कोई दिक्कत क्या? आपको मैं कभी इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि अगर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx रहे तो पावर को क्या करना है? 1, और उसी से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहां देखो कि x टू दी पावर n के जैसा है कि नहीं है? x टू दी पावर n के जैसा है, तो Vp इक्वल टू कितना लिखेंगे? माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटिव से लेकर के r तक। अब इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो r का पावर -2 था, 1 बढ़ा दिए, और उसी से क्या किए? कहां से कहां तक लिमिट लगेगा? इंफिनिटिव से लेकर के कहां तक? r तक। जरा सा ध्यान देना कि Vp इक्वल टू मैं लिखूं तो के क्यू r का पावर -1, और नीचे भी कितना? कहां से कहां तक? इंफिनिटिव से लेकर के कहां तक? ये -1 इस माइनस के साथ मिलकर के प्लस हो जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा ये? के क्यू इंटीग्रेशन में r का पावर -1 को 1/r लिख लूं तो कोई दिक्कत क्या? कहां से कहां तक? इंफिनिटिव से लेकर के कहां तक? अब क्या बोला है कि एक बार अपर लिमिट पुट करो, माइनस का साइन डालो, और फिर क्या करो? लोअर लिमिट पुट करो। तो भाई साहब अगर आप देखोगे तो v एट पॉइंट p जो मिलेगा, के क्यू बाहर है, 1/r के जगह अपर लिमिट r पुट कर दिए, माइनस लोअर लिमिट r के जगह पर कितना डाल दिए? 1/इंफिनिटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एट पॉइंट p जो निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा? के क्यू बाय। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यही फॉर्मूला सेम टू सेम हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पढ़े थे कि नहीं? कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p, तो p पॉइंट का जो पोटेंशियल लिखते थे वो कितना? के क्यू बाय कितना? तो सर पॉइंट चार्ज का और स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल क्या सेम आएगा? तो देखो ये चीज सेम है, लेकिन क्यों सेम है इस पर जरा सा आप लॉजिक फरमाइएगा। कि आप डायग्राम में देखिए कि इस स्फेरिकल सेल को आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? तो जब इनफाइनाइट से किसी गोला को देखिएगा तो वो कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा, पॉइंट के जैसा, और पॉइंट के जैसा दिखेगा तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा? पॉइंट चार्ज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि ये जो है तो आपको पॉइंट चार्ज वाला डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि हम इनफाइनाइट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट से ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्फेरिकल सेल आपको कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग ये चीज लिख देते हैं क्या? कि बाय ऑब्जर्विंग फ्रॉम इंफिनिटिव से ऑब्जर्व करने से क्या होगा? द सेल, जो आपका सेल है ये कैसा दिखेगा? लुक्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। इनफाइनाइट से ऑब्जर्व करने पर कैसा दिखेगा? पॉइंट चार्ज के जैसा दिखेगा। और फाइनली हम लोग ये बात देखे क्या कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आपका निकल के आया, ये कितना निकल के आया? के क्यू बाय आर। और इस पूरे कहानी में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका के कांस्टेंट और क्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब कि V आउटसाइड, जो आपका V आउटसाइड द पॉइंट है, यह है कितना? के क्यू बाय आर है। और इस V आउटसाइड को आप अगर देखिएगा तो आपका जो V आउटसाइड है, ये V आउटसाइड आपको दिखेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R है। क्यों? कि K और Q क्या है? कांस्टेंट। और इसमें यह भी देखिएगा कि अगर R इंफिनिटिव टेंड करेगा तो V किधर टेंड करेगा? 0 टेंड करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आउटसाइड की कहानी हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आउटसाइड में क्या याद रखना है कि V आउटसाइड कितना होगा? के क्यू बाय आर के बराबर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा पोटेंशियल। और जब आर इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इतना बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब देखो कि इसी में हम लोग लेकर के चलेंगे क्या? दूसरा केस। तो भाई दूसरा केस क्या कहता है? केस 2 क्या कहता है? कि इफ पॉइंट P लाइज एट द सरफेस, कि अगर पॉइंट P कहां पर लाइज करे? सरफेस पर लाइज करे। तो ध्यान देना ये बात कि अगर पॉइंट P हमारा सरफेस पर आ जाएगा तो ये कहानी कैसी हो जाएगी, कुछ इसको ध्यान दीजिएगा। इस ब्लू वाले डॉट को देखिएगा कि अभी r डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना। लेकिन अगर इस पॉइंट P को हम क्या करेंगे कि यहां से नजदीक लाने लगेंगे,
इस पॉइंट पी को हम क्या करें कि नजदीक लाने लगे, धीरे धीरे लाने लगे, तो इस आर का वैल्यू क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और होते 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 जब हम सरफेस तक आ जाएंगे तो इस आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू रेडियस के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि जब हम लोग सरफेस पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग सरफेस पर का बात करेंगे, एट सरफेस का अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो स्मॉल आर होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर में। और सीधे हम लोग लिखेंगे क्या कि वी एट सरफेस, यहां पर था कितना, के क्यू बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर अब किसके बराबर में हो चुका है, कैपिटल आर के बराबर में हो चुका है। तो अगर वी एट सरफेस का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कितना, आर के बराबर में। ध्यान दीजिएगा, के भी कांस्टेंट, चार्ज क्यू भी कांस्टेंट, और रेडियस आर भी क्या, मतलब कि सरफेस पर जो है सो ये पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि के क्यू और आर तीनों का तीनों क्या है, कांस्टेंट है, और सरफेस पर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये देखो कि अगर स्फेरिकल सेल है अपने पास, और इस स्फेरिकल सेल के हर एक पॉइंट पर जो है, इस स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस अगर हम लोगों के पास आर गिवन है, और इस पर चार्ज दिया हुआ है कितना, कि इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सरफेस पर अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे, भले ही पॉइंट ए पर बात करें, आप पॉइंट बी पर बात करें, आप पॉइंट सी पर बात करें, आप पॉइंट डी पर बात करें, हर जगह का पोटेंशियल वी ए, वी बी, वी सी या फिर वी डी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर के बराबर। और आपको मैं कभी पढ़ाया था कि यदि किसी सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा हो जाए तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, देखो जितना VA का है उतना ही VD का है, उतना ही VC का है। तो अगर हम VA माइनस VC करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब हर जगह का पोटेंशियल कैसा होगा, सरफेस पर एक जैसा होगा। ये दो केस में कुछ नहीं था, क्या किए, पहले वाले केस में ही स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिए, किससे, कैपिटल आर से। क्यों रिप्लेस कर दिए कि पॉइंट पी को हम जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे, हम जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे, स्मॉल आर का वैल्यू धीरे 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 घटता जाएगा, और जब हम सरफेस पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर में हो जाएगा, रेडियस के बराबर में हो जाएगा, जो है कितना, कैपिटल आर के बराबर में। मतलब कि इसी वाले फॉर्मूला में अगर हम लोग स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दें तो वी एट सरफेस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तीसरा बात है जो इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि केस 3 को एकदम सावधानी से समझिएगा। केस 3 क्या कहता है कि अगर आपका जो पॉइंट पी है, अगर पॉइंट पी है ये लाइज कहां पर करे, इनसाइड द सरफेस में हो। अगर ये पॉइंट कहां पर हो, इनसाइड द सरफेस हो, तो इनसाइड द सरफेस की कहानी के लिए आप जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अपने पास क्या सब गिवन है। तो एक स्फेरिकल सेल है, जिस स्फेरिकल सेल का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। और आपको क्या कह रहा है कि इस पूरे सेल पर चार्ज प्लस क्यू जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यूनिफॉर्मली कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर कितना चार्ज, प्लस क्यू। अब की बार आपको क्या कह रहा है कि जो आपका पॉइंट पी है वो सरफेस के अंदर ही है। पॉइंट पी कहां पर है, सरफेस के अंदर है, और कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान देना कि हम लोग जो कहानी शुरू किए थे तो कैसे चले थे, हम लोग कहानी शुरू किए थे इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आए थे पॉइंट पी आउटसाइड पे, फिर आउटसाइड पॉइंट से आ गए थे सरफेस पर, और सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें VS भी सरफेस का, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं कितना, के क्यू बाय आर के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग ये बात जान चुके हैं क्या कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस जो होता है वो कितना होता है, E इक्वल टू 0। मैं आपको पढ़ाया हुआ है कि चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है,
जीरो होती है। तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है तो जरा सा ध्यान से देखना कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। डायरेक्शन को मारो गोली। सीधा सा बात हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या कि हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या कि आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। जानते हो जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, हम अपने स्टूडेंट्स को भी अगर हम बीच में बोल रहे हैं तो बीच में पूछने का अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि अपना ये मानना है कि अगर अपन कोई टॉपिक पूरा पढ़ा लेगा उसके बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर फिर भी रहता है तो हम पूछने का मौका देते हैं बीच में। तो बीच में जब इस सब टाइप का इंटरप्ट होता है ना क्लास, तो मन करता है क्या कि इसको यहां से उठाएं, नीचे पटक दें। हाँ, अरे सर मेरे घर भेज दीजिए, बैठ के आराम से आईपीएल देखेंगे, क्या है ना। क्या नेटफ्लिक्स? बेटा सब कुछ चलाएगा, कोई पढ़ाई वाला वीडियो गलती से भी मत चलाना, ठीक ना। लास्ट वाला पेज नहीं आया, खाली नहीं। चलो देखो, तो लास्ट वाले केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट वाले केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केस 3। और केस 3 में क्या देखे थे कि अगर इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस, अगर पॉइंट P कहां पर रहे, आउटसाइड द सरफेस रहे, तो अगर आउटसाइड द सरफेस रहे तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, अच्छा आउटसाइड लिख दिए। चलो देखो क्या बोले थे भाई कि अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कितना है, r है, और इस r रेडियस के सेल पर चार्ज प्लस q जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या पीछे कि सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा Vs वो कितना होगा, KQ बाई कितने के बराबर में, R के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस बार हम लोगों को जो पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट P कहां पर है, सरफेस के अंदर, और कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। हम लोगों को ये बात पता है क्या कि हम लोगों को ये बात पता है क्या कि वी नो दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ये इनसाइड द सरफेस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू है कितना, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या, हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या भाई कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है, जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है ये क्या है, तो ये भी चीज हम लोग जान रहे हैं क्या कि जो डेल्टा V होता है वो इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक, और कितना है, E डॉट कितना, dr के बराबर में होता है। जरा सा ध्यान रखना कि अब की बार शुरू में जो थे हम लोग वो कहां पर थे, सरफेस पर, और बाद में जो है हम लोग कहां पर पहुंचे हैं, पॉइंट P पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पॉइंट P के पोटेंशियल को मान ले कितना, Vp, और सरफेस का पोटेंशियल है Vs, तो इस चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V को जो हम लोग लिखेंगे, इस डेल्टा V को क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल।
तो फाइनल पोटेंशियल कितना, Vp, इनिशियल पोटेंशियल कितना, इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक, और E डॉट dr को कितना लिखेंगे, E dr cos, मारो गोली की dr कितना होगा, थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सब मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका आएगा क्या, Vp माइनस Vs इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 इंटू dr इंटू कितना, cos थीटा, और यहां से Vp माइनस Vs कितना आ जाएगा, 0 के बराबर में। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल जो है आपका, चेंज इन पोटेंशियल जो है आपका, ये चेंज इन पोटेंशियल कितने का आया है, 0 के बराबर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Vp होगा वही किसके बराबर में हो जाएगा, और Vp का अगर वैल्यू देखें तो Vs हम लोग कितना निकाले हुए हैं, KQ/R। इसका मतलब कि V इनसाइड का अगर हम लोग बात करेंगे तो V इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ कितना, R। अब देखना यहां से कि दो तीन बातें यहां से आपको ध्यान देना है कि पेज नंबर उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है, V इनसाइड केस 3 केस 2, हाँ ठीक है। अब देखना यहां से दो तीन बातों को ध्यान में देखना कि जब हम लोग आउटसाइड का बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आउटसाइड का बात कर रहे थे तो ये था आपका सेल, और यहां से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा। यह बात भी वेरीफाई हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। जब हम लोग चलते चलते आ गए कहां पर, सरफेस पर, तो सरफेस पर आ गए तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट, तो पोटेंशियल भी कैसा, कांस्टेंट। सरफेस के अंदर जैसे ही आए, सरफेस के अंदर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल में भी चेंज नहीं होगा, और पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कि पोटेंशियल में कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल कितने का, 0, तो पोटेंशियल हर जगह कितना रह जाएगा, KQ/। अब देखिएगा कि इसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा ग्राफिकल रिलेशन की तरफ, कि ग्राफिकल रिलेशन क्या कहता है। तो अगर ग्राफिकल रिलेशन पर हमको आपको जाना है, अगर हमको आपको ग्राफिकल रिलेशन पे जाना है तो अगर ग्राफिकल रिलेशन का बात करेंगे, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल V वर्सेस R का फॉर हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, और ये हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल में है कि अपने पास, तो अपने पास गिवन है क्या भाई कि एक स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, R दिया हुआ है, तो इस पर हम लोग R रखेंगे और यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, पोटेंशियल V को रखेंगे। आपको पता है कि इसका जो रेडियस है यहां कैपिटल R के बराबर में, और यहां से दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे क्या होगा, R। बात समझ में आ रहा है। एक बात ध्यान देना कि हम लोग जो अभी लिखे हैं V आउटसाइड का बात, तो V आउटसाइड का बात कितना लिखे हैं, KQ/r। V एट सरफेस जो हम लोग लिखे हैं ये कितना लिखे हैं, KQ कितना, कैपिटल R, और V इनसाइड भी जो हम लोग लिखे हैं वो कितना लिखे हैं, KQ कितना, कैपिटल R, और सरफेस के अंदर में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहे। तो अगर सरफेस पर बात किया जाए, अगर सरफेस पर बात किया जाए तो सरफेस पर यहां पर जो पोटेंशियल होगा आपका, ये पोटेंशियल कितने के बराबर में हो जाएगा, KQ कितने के बराबर में, R के बराबर में।
अब इस सरफेस से अंदर हम जब तक रहेंगे तो मेरा पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट में भी कितना, के क्यू बाय। कांस्टेंट को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, कुछ ऐसा कि नहीं। यहां तक आ गए सरफेस पर, ये कैसा है, तो v इनसाइड है, और ये v इनसाइड में अगर बात करें तो ये कितना है, के क्यू बाय आर, और ये वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है। अंदर में पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, कितने के बराबर में, के क्यू बाय आर के बराबर। अब ध्यान देना कि जब आउटसाइड का बात करेंगे तो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और इनफाइनाइट पर जाने के बाद क्या लगेगी कि पोटेंशियल किधर टेंड कर गई, जीरो के तरफ। जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना, जीरो। तो यहां से आपको ये ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का। कब, जब ये बॉडी कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जब ये बॉडी कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे जैसे अंदर में देखना कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक जीरो है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या, तुम ध्यान देना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब इसमें किसी चार्ज पार्टिकल पर क्या होता, फोर्स लगता, और जब फोर्स लगता तब हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको रोकना पड़ता। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कोई काम करना पड़ेगा क्या, कोई काम करना पड़ेगा, नहीं तो पोटेंशियल में कोई चेंज होगा क्या। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जैसे ही बाहर आए इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक्सीलरेट होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल में धीरे धीरे चेंज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए पोटेंशियल क्या होता गया, डिक्रीज करता गया। ये बात भी वेरीफाई हो गया। मन में आता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सिस के ऊपर है। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता तो आपको मैं बताया हूं कि पोटेंशियल के डेफिनेशन में जो चार्ज को हम लोग रखते हैं वो कैसे रखते हैं, विथ साइन रखते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो विथ साइन रखे। अगर यही पूरा सिस्टम नेगेटिवली चार्ज बॉडी रहता, अगर फॉर नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर यही पूरा सिस्टम रहता, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए हम लोग क्या लिखते भाई, कि भाई साहब अब की बार फिर से क्या है, तो अपने पास वही स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है जिस सेल का रेडियस है कितना, जिस सेल का रेडियस है कितना, आर के बराबर में। और अगर हम इसके एक एक्सिस पर पोटेंशियल को रख लें, एक एक्सिस पर क्या करें, पोटेंशियल v को रख लें, और एक एक्सिस पर हम लोग क्या करें, r को रख लें, सरफेस पर रेडियस r रख लें, तो तुम देखोगे क्या कि ये पूरा सिस्टम जो हो जाएगा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अब की बार जो है सो आपको दिया हुआ है क्या, कि इस बॉडी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, -q के बराबर में। तो अगर हम लोग v आउटसाइड का बात करेंगे तो v आउटसाइड का बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, k माइनस क्यू बाई कितना, r, नेगेटिव है ये कितना हो जाएगा, -k बाई कितने के। अगर हम लोग v सरफेस का बात करेंगे तो v सरफेस कितना हो जाएगा, -k बाई कितना, कैपिटल R। और अगर v इनसाइड का भी बात करेंगे तो v इनसाइड भी कितना हो जाएगा, -k बाई कैपिटल। तो देखो कि जब सरफेस पर है तो पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल है कितना, k बाय r विथ नेगेटिव साइन। अंदर है तो कांस्टेंट रहेगा कितना, k बाय r। और सरफेस से जैसे ही दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाकर के क्या लगेगा, हो गया। अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। और नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहे हैं या यहां से दूर जा रहे हैं, तो यहां से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां था ज्यादा नेगेटिव था, यहां आया कम नेगेटिव, धीरे धीरे धीरे
जीरो नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है? बढ़ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप सीधे से याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ग्राफ एक्सिस के ऊपर रहेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो सिमेट्रिक ग्राफ एक्सिस के नीचे हो जाएगा। क्यों? कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल। ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? स्फेरिकल सेल का। और इस पूरे कहानी में आपको बस याद और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो है अंदर में। अंदर में क्या है? चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। अब ध्यान देखना कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। आप देखिए कि डेल्टा V इक्वल टू है कितना? जीरो। इसका मतलब कि V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना हो जाएगा? इसका मतलब जितना ही V फाइनल होगा उतना ही क्या होगा? शुरू में जितना पोटेंशियल था अंत में भी उतना ही पोटेंशियल है। पोटेंशियल में कोई चेंज कब? जब सरफेस के अंदर है तब। तो सरफेस पर थे हम, तो जब तक हम सरफेस पर थे तो पोटेंशियल मेरा KQ/R था। अब सरफेस के अंदर आ जाएंगे, कहीं भी पोटेंशियल में कोई चेंज कितना रह जाएगा? KQ/R ही रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं से सोचो कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो हम यहां कोई चार्ज रखते तो एक्सीलरेट होकर भागता, और भागता तो हम क्या करते? उसको पकड़ के खींचते कि भाई धीरे धीरे जाओ। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस चार्ज को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा टक कर देंगे, चलता रहेगा, धीरे धीरे ही चलता रहेगा। इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं हुआ इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज अपने को वही तो चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूरा एनालिसिस था, इसमें आप लोग याद रख लेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि आउटसाइड KQ/R एट सरफेस Q/R, V इनसाइड Q/R। अंदर में कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी यही कहानी जो है सो आप लोग याद रखेंगे कि आउटसाइड में KQ/R स्क्वायर, सरफेस पर KQ/R स्क्वायर, और इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है उस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं किस चीज से? उस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं किस चीज से? पोटेंशियल से। कि अगर आपको जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है तो आप पोटेंशियल भी बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसमें कोई कहानी नहीं है। बस आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेल्टा V कितना होता है? R1 से R2 तक E डॉट कितना? dr के बराबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा, dr पता रहेगा, दोनों के बीच का एंगल पता कर लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतनी कहानी आप लोग पढ़ के आएंगे, तो अगले दिन हम लोग फिर अगले केस के साथ मिलेंगे। बाकी आप देखें कि पहला चैप्टर का सारा कहानी यूज में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला चैप्टर का रिवीजन इसीलिए भी करते रहे क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एक टेस्ट होने वाला है, सब्जेक्टिव टेस्ट, जिस टेस्ट में आपको 6-7 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको रहेगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव तैयार करें, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिए, और प्रिपरेशन के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा।